वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 स्टेप में इसका आंसर आ जाएगा, लेकिन इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है एनालिसिस। जब हम इसको एनालाइज करेंगे तो इसमें से एक बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट निकल के आने वाला है जिसका एप्लीकेशन हो सकता है आगे आने वाले क्वेश्चंस में हो। ठीक है, तो अब हम लोग इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन कहता है ए स्मॉल बॉडी ऑफ मास m मूव्स इन द रेफरेंस फ्रेम रोटेटिंग अबाउट ए स्टेशनरी एक्सिस विथ ए कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट। तो अपने पास एक स्टेशनरी एक्सिस है, ये देखिए ये स्टेशनरी एक्सिस है और इसके अबाउट एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट से एक फ्रेम रोटेट कर रहा है। तो देखिए मैंने क्या किया कि अपने फ्रेम का जो जेड एक्सिस है उसको इस स्टेशनरी एक्सिस से कोइंसाइड कर दिया और ये मान लेते हैं अपने रेफरेंस फ्रेम का एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और पूरा फ्रेम हमारा ऐसे कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट से रोटेट कर रहा है। अब आगे ये कहता है कि हमारे पास एक छोटा सा बॉडी है जिसका मास गिवन है और ये बॉडी इस फ्रेम में मूव करता है। ठीक है ना। आगे है व्हाट वर्क डच द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ इनर्शिया परफॉर्म ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ दिस बॉडी along any arbitrary path from point A to point B which are located at distances RA equals to 30 cm and RB equals to 50 cm from the rotation axis। मतलब ये है कि मेरे पास जो पार्टिकल था वो इनिशियली देखिए यहाँ से ये RA डिस्टेंस पे था और यहाँ से मूव किया किसी भी आर्बिट्ररी पाथ के थ्रू और यहाँ पहुँच गया मान लीजिए, और ये जो डिस्टेंस है एक्सिस से RB है ना, ये RA है ये RB है। ये पाथ कैसा है, ये पाथ आर्बिट्रेरी है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि जब हमारा पार्टिकल A से B तक जाएगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस पर कितना वर्क करेगा। और हमने आपको शुरू में ही कहा था कि इसके एनालिसिस से हमें बहुत कुछ मिलने वाला है। समझो पहले ये पाथ आर्बिट्रेरी क्यों हुआ है ना, इसके पीछे भी एक लॉजिक है। उसको समझने के लिए एज्यूम करो कि एक टर्न टेबल है जो हमारा बेसिकली फ्रेम हो गया, उस पर मैं बैठ जाता हूँ और ये टर्न टेबल वर्टिकल एक्सिस के अबाउट कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। इस टर्न टेबल पर अब हमने अपने पॉकेट से निकाल के एक कॉइन रख दिया और कॉइन को हल्का सा एक्सिस के परपेंडिकुलरली ऐसे वेलोसिटी दे दी। तो आप ये बताइए कि हमारा कॉइन हमें एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता हुआ महसूस होगा कि कर्व पथ पे मूव करता हुआ महसूस होगा। आप में से बहुत सारे बच्चों का ये आंसर होगा कि वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, जबकि ऐसा है नहीं। देखिए हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि रोटेटिंग फ्रेम में हमारे किसी भी पार्टिकल पर जो रियल फोर्सेज हैं उसके अलावा सेंट्रीफ्यूगल और कोरियोलिस दो इनर्शियल फोर्सेज लगते हैं, है ना। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का तो यहाँ मेंशन ही है। अब जो हम अभी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें हमने कॉइन को आगे पुश कर दिया है, तो जैसे ही कॉइन मूव करना स्टार्ट करेगा तो कोरियोलिस फोर्स उसके वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगने लगेगा, मतलब कि इस पर साइड वाइज डिफ्लेक्टिंग फोर्स लगेगा। तो भैया ये पार्टिकल कभी भी हमारे इस एक्सपेरिमेंट में अगर हम देखें तो वो स्ट्रेट लाइन में नहीं मूव कर सकता है, वो कर्व पथ पे ही मूव करेगा। उसी का रिजल्ट ये है कि किसी तरीके से यहाँ से यहाँ पहुँच गया। ठीक, तो हमने ये क्वेश्चन देख लिया। दूसरी बात देखिए हमारे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ पहले हम ये निकालते हैं। तो हमने इसको यहाँ से यहाँ तक ऐसे ज्वाइन कर दिया, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया है ना, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है वर्क डन बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन तो हमेशा अपने एक्सिस के परपेंडिकुलरली इस डायरेक्शन में होगा, है ना। और जिस डायरेक्शन में ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, जिस डायरेक्शन में मतलब क्या बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट के साथ इसको हम डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो हमारा वर्क डन निकलेगा। तो उसके लिए देखिए हमने क्या किया
कि चूंकि डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर है तो मैंने इस वेक्टर को दो कंपोनेंट में ऐसे रिजॉल्व कर दिया। ऑब्वियसली ये पॉइंट ए था। अच्छा, इस पॉइंट को नाम सी दे दो, तो जो वर्क डन होगा हमारे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वो तो इस पार्ट के लिए 0 हो जाएगा, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट और हमारा जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे है। तो जो भी वर्क डन होगा हमारे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का हो ना, वो सिर्फ इस डिस्प्लेसमेंट में आएगा, CB के डिस्प्लेसमेंट में। ठीक। दूसरी बात, हमारा जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो तो कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर इस एक्सिस से r डिस्टेंस पर m मास का कोई बॉडी अगर अपने फ्रेम में है तो इस पर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, m ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू r के बराबर, है ना। r चूंकि वैरी करेगा तो ये फोर्स आपका वैरी करेगा। इसका मतलब कि हमको अपने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का अगर वर्क डन निकालना है तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा फार्मूला, हमें ये करना पड़ेगा कि चलो मान लो कि किसी पर्टिकुलर टाइम पर हमारा जो बॉडी है एक्सिस से r डिस्टेंस पर है तो इतना उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग गया, और अगर इस फोर्स की वजह से वो थोड़ा सा ऐसे dr डिस्प्लेस्ड होता है तो वर्क डन बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो हो जाएगा वो m ओमेगा नॉट स्क्वायर r dr के बराबर हो जाएगा, है ना। तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा? टोटल वर्क डन बेसिकली हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, m ओमेगा नॉट स्क्वायर r dr। जरा समझो, r का इनिशियल वैल्यू था RA और फाइनल वैल्यू था RB, तो ये हमारा वर्क डन निकल गया बेसिकली। अब मैं m चूंकि कांस्टेंट है, ओमेगा नॉट भी कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दूंगा और तब फिर बड़ा आसानी से W इक्वल्स टू, देखो ये W है, ये ओमेगा नॉट है। हमारा थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि राइटिंग हमारी ख़राब है तो मैं W ओमेगा लगभग एक जैसा लिखता हूँ, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान रखना। तो बेटा m ओमेगा नॉट स्क्वायर तो ऐसे बाहर निकल गया, अंदर हो जाएगा आपका r dr, उसका इंटीग्रेशन तो बच्चा भी कर लेगा। तो यहाँ से आपका आ जाएगा RB का स्क्वायर माइनस RA का स्क्वायर अपॉन 2। अब आप इसमें m ओमेगा नॉट RB RA सबकी वैल्यू पुटअप कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा।